तो अभी तक हमने परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड सभी जर्नल एंट्रीज को समझ लिया। अब हम देखने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। लेकिन सेल्स की जर्नल एंट्रीज देखने से पहले यहाँ पर आपको कुछ और बातें समझनी जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, गुड्स जो है वो हमारा एसेट होता है, ये तो हम सबको पता है। अब गुड्स के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो परचेस ऑफ गुड्स होगा या फिर सेल्स ऑफ गुड्स होगा। परचेस ऑफ गुड्स की हम सभी एंट्रीज को देखकर आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारे सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में। सेल्स ऑफ गुड्स की सभी जनरल एंट्रीज को अब हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले परचेजेस को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। परचेज ऑफ गुड्स के अंदर हम परचेजेस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब उसी तरीके से जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो वहां पर हम सेल्स टर्म का इस्तेमाल करेंगे। अभी सेल्स ऑफ गुड्स की जनरल एंट्री में हम देखेंगे कि जब भी गुड्स को सेल करा जाएगा तो वहां पर सेल्स टर्म का इस्तेमाल होगा। तो सेल्स के बारे में अभी आगे और बात करेंगे, उससे पहले आप एक बार परचेजेस को देखो। तो जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उस परचेज ऑफ गुड्स के हमारे पास दो इफेक्ट आते हैं। पहला इफेक्ट होता है कि बिजनेस के अंदर गुड्स इंक्रीज हो जाता है, बिजनेस के पास गुड्स आ जाता है, और दूसरा इफेक्ट होता है कि बिजनेस के पास से कैश चले जाता है। जब भी गुड्स परचेज करा जाएगा तो गुड्स इंक्रीज हो जाएगा और साथ के साथ हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा। अब गुड्स और कैश दोनों ही हमारा एसेट होता है, तो यहाँ पर गुड्स के केस में हमारा एसेट बढ़ता है तो हम परचेजेस को डेबिट कर देते हैं, और कैश के अंदर हमारा एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब कई बार ये भी होता है कि आपने कैश के बदले क्रेडिट में गुड्स परचेज करा है, तो अगर बिजनेस ने गुड्स को क्रेडिट में परचेज करा है, उधार में परचेज करा है, तो उस केस में बिजनेस का कैश डिक्रीज नहीं होगा बल्कि बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अब लायबिलिटी के नाम पर बिजनेस क्या लिखेगा? अगर क्वेश्चन के अंदर सेलर का नाम गिवन होगा तो यहाँ पर हम क्रेडिट में सेलर का नाम को लिखते हैं, और अगर क्वेश्चन के अंदर सेलर का नाम गिवन नहीं होता तो वहां पर सेलर के नाम की जगह पर हम क्रेडिटर लिखते हैं। तो चाहे आप सेलर लिखो चाहे आप क्रेडिटर लिखो, हैं तो दोनों ही आपकी लायबिलिटी। तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज के अंदर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जितनी बातें मैंने अभी तक बताई ये सब तो आपको पता है, ये सब तो हम डिटेल में देख के आ चुके हैं। यहाँ पर तो हमें बात करनी है सेल्स की। तो अगर मैं सेल्स की बात करूं तो यहाँ पर हम अपने गुड्स को सेल करने जा रहे हैं। जब भी हमारा गुड्स सेल होगा तो उस केस में उसके भी दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट होगा कि बिजनेस के पास से गुड्स चले जाएगा। अगर आप गुड्स को सेल करोगे तो बिजनेस के पास से गुड्स तो चले ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि अगर आपने कैश में गुड्स को बेचा है तो उस केस में आपके पास कैश आ जाएगा, आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश हमारा एसेट है, अगर एसेट बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर हम कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा हमारा गुड्स। गुड्स भी हमारा एसेट है, जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे। अब सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर हम गुड्स की जगह पर किसका इस्तेमाल करते हैं? सेल्स टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम गुड्स की जगह पर सेल लिखेंगे जिसे हम क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर हमारी एंट्री बनने वाली है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी परेशान मत हो, सेल्स ऑफ गुड्स की जनरल एंट्री के ऊपर भी हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, एक एक करके इसकी एंट्रीज को देखेंगे। तो अगर अभी आपको एंट्री थोड़ी बहुत भी समझ में आए तो काफी है, अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पर अगर गुड्स को कैश में बेचा जाता है तो हम कैश को डेबिट कर देंगे, लेकिन अगर मान लो गुड्स को उधार में बेचा जाता है, गुड्स को सेल करा जा रहा है लेकिन क्रेडिट में, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपके पास कैश तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम डेबिट किसको करेंगे? तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर परचेस ऑफ गुड्स को देखो। अगर बिजनेस कैश में गुड्स को परचेस करता है तो वहां पर बिजनेस का कैश डिक्रीज होता है, लेकिन अगर बिजनेस उधार में गुड्स को परचेस करता है तो वहां पर बिजनेस का कैश तो डिक्रीज नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पर बिजनेस सेलर का नाम लिखेगा, और सेलर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा। अगर सेलर का नाम गिवन होगा तो बिजनेस सेलर को अपनी लायबिलिटी बनाएगा, और अगर क्वेश्चन के अंदर सेलर का नाम गिवन नहीं होगा तो सेलर के नाम की जगह पर बिजनेस क्रेडिटर लिखेगा और उसको अपनी लायबिलिटी बनाएगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर भी होता है। अगर बिजनेस ने कैश में गुड्स नहीं बेचा तो बिजनेस के पास कैश नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम कैश की जगह पर बायर के नाम को डेबिट करते हैं। यहाँ पर अगर बायर का नाम गिवन होगा तो हम बायर के नाम को डेबिट करते हैं, और अगर हमें बायर का नाम नहीं मिलता तो वहां पर हम बायर के नाम की जगह पर डेटर लिखते हैं। जिस तरीके से सेलर हमारा क्रेडिटर था उसी तरीके से यहाँ पर बायर हमारा डेटर होता है। अगर हम किसी पर्सन से उधार में सामान खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि हमने आज नहीं तो कल उस पर्सन को पैसा पे करना है। तो जिसको हमें पैसा पे करना होता है वो हमारे लायबिलिटी होता है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर अगर हम किसी पर्सन को उधार में सामान बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज नहीं तो कल हमें उस पर्सन से पैसा रिकवर करना है। तो हमें उस पर्सन से पैसा लेना है तो उस केस में वो हमारे लिए एसेट होगा, और उस एसेट को हम डेटर का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जिस पर्सन से हमें पैसा रिसीव करना है, जिसको हमने उधार में सामान बेचा है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें उस पर्सन का नाम गिवन ना हो तो वहां पर हम उसकी जगह पर डेटर लिख देंगे। अब यहाँ पर चाहे बायर हो चाहे डेटर हो, दोनों ही हमारे लिए एसेट है। आप यहाँ पर डेटर से पहले ऑब्लिक डालकर बायर लिख लेना। जिस तरीके से यहाँ पर सेलर लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पर आप बायर लिख लेना। तो बायर हो चाहे डेटर हो, दोनों ही हमारा एसेट होता है, और यहाँ पर हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, और जब भी हमारा एसेट बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम एग्जांपल देखने वाले हैं।
अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो उस केस में सबसे पहले तो हमारे पास से गुड्स चले जाएंगे और दूसरा हमारे पास कैश आ जाएगा। तो कैश को एक बार के लिए छोड़ दो, यहाँ पर हम बात करते हैं गुड्स की। जो गुड्स हमारे पास से जाने वाले हैं उसको हम किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो वहां पर हम सेलिंग प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप कोई सामान बेचते हो तो उसको आप सेल प्राइस पर ही बेचोगे। तो यहाँ पर जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम सेलिंग प्राइस पर ही गुड्स को बेचेंगे। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को समझो, जिन गुड्स को आप सेल करने जा रहे हो उन गुड्स को कभी ना कभी तो आपने खरीदा होगा। तो यहाँ पर अगर हम परचेज को देखें तो मान लो आपने इन गुड्स को कैश में खरीदा था। तो यहाँ पर जब भी आप गुड्स को खरीदते हो तो सबसे पहला इफेक्ट होता है कि आपके पास गुड्स आ जाता है, आपका गुड्स इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा इफेक्ट होता है कि आपके पास से कैश चले जाता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है कि लेट सपोज आपने गुड्स 80 रुपए का खरीदा था। इस गुड्स को खरीदने का आपका कॉस्ट प्राइस 80 रुपए था। सीधी बात है, जितने में आप परचेस करोगे वो आपके लिए आपका कॉस्ट प्राइस बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 80 रुपए का गुड्स आपके पास आ जाएगा और साथ के साथ 80 रुपए का कैश आपके पास से चले जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैश परचेज के दो इफेक्ट। तो यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि आपके लिए इस गुड्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है तो आप कहोगे 80 रुपए। तो सही बात है, आपने 80 में खरीदा है तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है। अब आपने ये गुड्स खरीदा तो 80 में है, लेकिन जब आप इसको सेल करोगे तो क्या आप इसको 80 में ही सेल कर दोगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको इसको 80 में ही बेचना था तो फिर आपने इसको खरीदा क्यों? आप बिजनेस करने बैठे हो और बिजनेस के अंदर हमारा प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। यहाँ पर अगर आपने 80 में गुड्स खरीदा है, आपकी कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है, तो सीधी बात है आप इसको 80 से ज्यादा ही प्राइस में बेचोगे। तो यहाँ पर आपने इस गुड्स को 100 रुपए में बेचा है। तो अगर हम इस 100 रुपए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इसका पहला पार्ट होगा हमारा कॉस्ट प्राइस और दूसरा होगा प्रॉफिट, या फिर आप इसको इनकम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर 80 रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस थी और 20 रुपए आपने प्रॉफिट ऐड करके 100 रुपए के सेल्स प्राइस में इस गुड्स को बेचा। तो 80 रुपए आपका कॉस्ट है, जिसको मैं असेट बोलूंगा। जब आपने गुड्स को परचेज करा था तो आपके पास 80 रुपए का असेट इंक्रीज हुआ था। अब जब यहाँ पर आप इस गुड्स को बेच रहे हो तो उस केस में यहाँ पर 80 रुपए का असेट आपका डिक्रीज भी होगा। जब भी असेट डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, तो यहाँ पर इस 80 रुपए को हम क्रेडिट करेंगे। अब अगर मैं इस 20 रुपए की बात करूं तो ये 20 रुपए हमारी इनकम है, हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हो चाहे इनकम हो, दोनों ही हमारा रिवेन्यू होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि रिवेन्यू के अंदर हमारी सभी तरीके की इनकम आती है, सभी तरीके का प्रॉफिट आता है। जो कुछ भी गुड्स बेचकर बिजनेस को मिलता है वो सब बिजनेस का रिवेन्यू होता है। तो यहाँ पर ये 20 रुपए बिजनेस का रिवेन्यू है। अगर आपको जानना है कि रिवेन्यू के अंदर क्या क्या आता है, रिवेन्यू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो उसके लिए आप हमारे चैप्टर नंबर 2 को देख सकते हो। वहां पर मैंने अकाउंटिंग से रिलेटेड सभी टर्म्स को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहां पर रिवेन्यू को समझ सकते हो। अभी फिलहाल के आप इतना समझ लो कि ये प्रॉफिट और इनकम हमारा रिवेन्यू है जो कि इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस अगर गुड्स को सेल करता है तो उस केस में 80 रुपए का बिजनेस का असेट डिक्रीज होगा, लेकिन साथ के साथ प्रॉफिट वाला 20 रुपए का रिवेन्यू बिजनेस का इंक्रीज होगा, क्योंकि बिजनेस की इनकम बढ़ रही है, बिजनेस का रिवेन्यू बढ़ रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको जनरल एंट्री के रूल याद हो तो मैंने आपको जनरल एंट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम अपने बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा असेट, दूसरा होता है एक्सपेंस, तीसरा होता है लायबिलिटी, चौथा होता है कैपिटल और पांचवा होता है रिवेन्यू। असेट और एक्सपेंस को लेकर हमारे पास एक सेम रूल होता है, जबकि लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू को लेकर हमारे पास एक अलग सेम रूल होता है। तो जो रूल आपका लायबिलिटी और कैपिटल का है वही रूल आपका रिवेन्यू का भी है। तो यहाँ पर अगर हम रिवेन्यू के रूल की बात करें तो जब भी आपका रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो, और जब भी आपका रिवेन्यू डिक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करते हो। अगर आपको रूल याद ना हो तो आप जनरल एंट्री के लेक्चर 1 की वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो गुड्स को सेल करने की वजह से हमारे पास 20 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब हमारा रिवेन्यू 20 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, और जब भी हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर ये 100 रुपए आपका पूरा का पूरा क्रेडिट होगा। इस 100 रुपए को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख लिया। अगर हम असेट का रूल लगाएं तो उस केस में भी हमारा 80 रुपए क्रेडिट हो रहा है, और अगर हम रिवेन्यू का रूल लगाएं तो उस केस में भी हमारा 20 रुपए रिवेन्यू क्रेडिट हो रहा है। तो 80 भी क्रेडिट हो रहा है, 20 भी क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे 100 रुपए के सेल प्राइस को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पर सेल प्राइस को लेकर अकाउंटिंग बोलता है कि आपने भले ही इस सेल प्राइस को दो पार्ट्स में बांट दिया, कॉस्ट प्राइस को अलग कर दिया और प्रॉफिट को अलग कर दिया, लेकिन हम जो है इस सेल प्राइस को अलग अलग नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे 100 रुपए के सेल प्राइस को रिवेन्यू मानते हुए इसके ऊपर रिवेन्यू वाला रूल लगा देंगे। अकाउंटिंग गुड्स के सेल प्राइस को रिवेन्यू बोलता है। रिवेन्यू का मतलब होता है बिजनेस इनकम। बिजनेस को जो भी इनकम होती है वो बिजनेस का रिवेन्यू होता है। तो यहाँ पर ये सेल प्राइस भी बिजनेस की इनकम ही है, इसके अंदर बिजनेस का प्रॉफिट है। तो अकाउंटिंग इस सेल प्राइस को पूरा का पूरा बिजनेस का रिवेन्यू मानता है और इसके ऊपर रिवेन्यू का रूल लगाता है। तो बात दोनों के अंदर सेम ही है। अगर आप इस सेल प्राइस को दो पार्ट्स में भी डिवाइड करते हो तो उस केस में भी रिजल्ट यही आ रहा है
हमारा 80 रुपए भी क्रेडिट होगा और 20 रुपए भी क्रेडिट होगा। और अगर आप इस सेल प्राइस को अलग अलग ना करते हुए इस पूरे सेल प्राइस के ऊपर रिवेन्यू का रूल लगा देते हो तो उस केस में भी बात सेम हो रही है। जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे तो एक तरफ हमारे पास कैश आएगा तो हमारा कैश इंक्रीज होगा, और दूसरी तरफ गुड्स को सेल करेंगे तो हमें सेल प्राइस मिलेगा और वो सेल प्राइस हमारा रिवेन्यू होता है। और यहाँ पर गुड्स बेचने से हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होगा, और जब भी हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पूरे के पूरे सेल प्राइस को रिवेन्यू मानना है। सेल हमारे लिए रिवेन्यू नेचर का होता है। तो समझ में आ गई आपको बात? अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जांपल देखते हैं, जनरल एंट्रीज को देखते हैं, उसके बाद तो सारी बातें अच्छे से क्लियर हो ही जाएंगी। तो चलें अपने एग्जांपल के ऊपर, अपनी जनरल एंट्रीज के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा सेल्स ऑफ गुड्स का सबसे पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 35, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। तो बिजनेस ने यहाँ पर 1 लाख का गुड्स सेल करा और वो भी कैश में। तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले तो बिजनेस का कैश इंक्रीज हो जाएगा। कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास से गुड्स चले जाएगा, लेकिन इस सेलिंग प्राइस के अंदर हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए सेलिंग प्राइस बता रखा है। बिजनेस ने गुड्स को 1 लाख में बेचा तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ना कि कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात हमें अच्छे से पता है कि अगर हम इस पूरे के पूरे 1 लाख को अपना रिवेन्यू मान लें या फिर इस 1 लाख को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों ही केस में हमारे पास सेम रिजल्ट आने वाला है। आप चाहे इस 1 लाख को रिवेन्यू मानो, चाहे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर निकालो, दोनों केस में रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमें वही करना चाहिए जो हमें अकाउंटिंग ने करने को बोला है, और अकाउंटिंग हमें बोलती है कि ये 1 लाख रुपए आपका सेल प्राइस है, यानी आपका रिवेन्यू है। और जब भी आप गुड्स को बेचोगे तो उस केस में एक तरफ तो आपके पास कैश आएगा और दूसरी तरफ आपका रिवेन्यू इंक्रीज होगा। सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर हम गुड्स की जगह पर सेल्स टर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम गुड्स की जगह पर सेल्स को लिखेंगे, और सेल्स हमारे लिए रिवेन्यू है, और यहाँ पर हमारा रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जब भी हमारा रिवेन्यू बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिजनेस का कैश 1 लाख से इंक्रीज हो गया और साथ के साथ बिजनेस का 1 लाख से रिवेन्यू भी बढ़ गया, जिसको बिजनेस ने सेल्स का नाम दिया। तो समझ में आ गया आपको? अगर कोई डाउट है तो 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 36 देखो, सोल्ड गुड्स ₹5 लाख एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक। तो बिजनेस ने 5 लाख के गुड्स बेचे हैं और इस बार पेमेंट चेक में रिसीव हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश हो चाहे चेक हो, बात तो एक ही है। चेक का पैसा हमारे अकाउंट में चले जाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस ने गुड्स को सेल करा है तो बिजनेस का बैंक इंक्रीज हो जाएगा। चेक में पैसा मिला है तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। बैंक भी हमारा एसेट ही होता है, अगर हमारा एसेट बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हम बैंक को डेबिट कर देंगे। बैंक को हमने 5 लाख से डेबिट कर दिया। अब अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो हमने यहाँ पर गुड्स को सेल करा है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पर हम सेल्स लिखेंगे। सेल्स हमारा रिवेन्यू है जो कि इंक्रीज होगा। जब भी हमारा रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। तो हमारी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5 लाख। बाकी आप नीचे नरेशन तो लिख लोगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री क्लियर हो रही है। सेल्स ऑफ गुड्स की जनरल एंट्री के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन इसीलिए आ जाती है क्योंकि यहाँ पर इस सेल प्राइस के अंदर गुड्स की कॉस्ट और गुड्स का प्रॉफिट दोनों इंक्लूड हो जाता है। तो इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप तो कंफ्यूज नहीं हुए, आपको तो सारी बातें मैंने अच्छे से समझा दी। इसके और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 37, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹6 लाख इन कैश। तो यहाँ पर बिजनेस ने 6 लाख का गुड्स सोल्ड करा है रमेश को। इस बार क्वेश्चन ने हमें बायर का नाम दे दिया और ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बता दिया कि बिजनेस ने रमेश को 6 लाख का गुड्स बेचा है लेकिन कैश में बेचा है। तो ये भी हमारा सेम कैश वाला एग्जांपल है। यहाँ पर बस आपको बायर का नाम गिवन था, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि कैश ट्रांजैक्शन के अंदर कभी भी किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखते। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जनरल एंट्री को देखें तो बिजनेस ने 6 लाख का गुड्स बेचा है, तो सबसे पहले तो बिजनेस के पास 6 लाख का कैश इंक्रीज हो जाएगा जिसको हम डेबिट करेंगे, और साथ के साथ बिजनेस के पास 6 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा, यानी बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिजनेस के पास 6 लाख का कैश आ गया और साथ के साथ बिजनेस का रेवेन्यू 6 लाख से बढ़ गया। तो समझ में आ गया आपको? नरेशन आप लिख लोगे। अगला एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 38, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹4 लाख ऑन क्रेडिट।